से बड़ी खबर है जहां पर 3 घूसखोरों को ट्रैप किया गया और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। नगर निगम हेरिटेज में एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जहां पर पार्षद, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। वार्ड नंबर 33 का पार्षद उमेश शर्मा है जिसे एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है, तो वहीं नगर विजिलेंस में पोस्टेड एसआई अनिल सिंह और कांस्टेबल भवानी सिंह को भी ट्रैप किया गया है। परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी इसमें ट्रैप हो गए हैं। 3 बार निर्माणाधीन मकान का काम बंद करवा चुके ये तीनों घूसखोर रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। आज 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए तीनों को ट्रैप कर लिया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम हेरिटेज में एसीबी की ओर से ये कार्रवाई की गई जहां पर 1 लाख रुपयों के रिश्वत की डिमांड की गई थी और 80,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ घूसखोरों को ट्रैप किया गया है। अब लगातार एसीबी की ओर से जांच पड़ताल जारी है और एसीबी का मानना है कि इस मामले में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार में भगवान राम उम्मीदवारों के लिए तारनहार बनेंगे। अब तक बीजेपी ही राम और भगवानों के नाम पर चुनाव में वोट मांगती थी, पर अब कांग्रेस में भी राम कम लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस ने प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल के लिए नारा दिया है, हर घर सीता हर घर राम, सीताराम सीताराम। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा की रैलियों में जय श्री राम गूंज रहा है। नैया मझधार में है, इसीलिए समर्थक राम जी से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नारा ही एक है, हर घर घर सीता हर घर राम, सीताराम सीताराम। मेरा नाम सीताराम, मेरा काम सीताराम, मेरे कर्म सीताराम, मेरा धर्म सीताराम। और अहंकार के खिलाफ जय श्री राम, जय श्री राम। अहंकार के खिलाफ जनता जागी हुई है और जनता में कितनी बड़ी ताकत है। जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। भगवान राम लोगों के बिगड़े हुए काम ही नहीं बनाते, बल्कि इस चुनाव में तो वो नेताओं को वोट भी दिलवा रहे हैं। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, राम के नाम पर ही वोट मांगती नजर आ रही है। नेताओं को लगता है कि राम का नाम लेंगे, जयकारा लगाएंगे तो जनता भी खुश होगी और मतदाताओं को रिझाने में उन्हें कामयाबी भी मिलेगी। अब देखना है कि कौन सी पार्टी के साथ भगवान राम का आशीर्वाद चलता है और किसकी सरकार इस बार बनती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी इस बार अपराध और गंभीर अपराध के रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार बढ़ गए हैं। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना की जाए तो सूबे में राज्य स्तरीय पार्टियों के उम्मीदवारों में 30% बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय दलों में 22% उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है। चुनाव मैदान में डटे कुल 326 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 236 पर गंभीर किस्म के अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे में आम आदमी का चुनाव लड़ना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस बार मैदान में 661 करोड़पति उम्मीदवार हैं, तो वहीं करोड़पति उम्मीदवारों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रीय पार्टी के करोड़पति उम्मीदवार ज्यादा हैं। राजस्थान इलेक्शन वॉक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पार्टी से इस बारे में पूरी जानकारी देने के मामले में भी गोलमाल कर रही है। तो अध्ययन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना है कि चुनाव हमारी उम्मीद के मुताबिक सही दिशा में नहीं जा रहे। निखिल डे से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में अपराधी बैकग्राउंड रखने वाले उम्मीदवार बढ़ रहे हैं और गंभीर अपराधी भी बढ़ते जा रहे हैं। करोड़पतियों की तादाद ज़्यादा है। किस तरह का विश्लेषण यहाँ पर राजस्थान इलेक्शन वॉच ने किया है, बातचीत करते हैं जो राजस्थान के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं निखिल डे, उनसे। सर, आपने सभी 1875 जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनके तमाम रिकॉर्ड्स को आपने जांचा, परखा, देखा। कई गंभीर चीज़ें सामने आई हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो उस दिशा में नहीं जा रहा जिस दिशा में हम ले जाना चाह रहे थे। बिल्कुल सही है। तो ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिन्होंने ये पूरे
ये सूचनाएं आए वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस केस से वो लाए, वो उनके मदद के साथ ये एनालिसिस किया है और सारे का किया ताकि ऐसे नहीं लगे कि कोई हम एक को टारगेट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। और 13% ऐसे हैं जो गंभीर अपराधी हैं। बिल्कुल, तो वो गंभीर अपराधी सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि छोटा मोटा अपराध किसी के ऊपर केस जो राजनीतिक कार्यकर्ता है हम भी समझते हैं कि लग सकता है, वो कभी कोई धरना आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन गंभीर अपराध जिसमें आपका मर्डर है, रेप है, अटेम्प्ट टू रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या किसी के आपने हाथ पांव इतने बुरी तरीके से तोड़ दिए, तो वो लगता है कि वो व्यक्ति जाके विधानसभा में यदि बैठेंगे या वो व्यक्ति वोट मांगेंगे तो ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया ना फ्री होगी ना फेयर होगी। बलात्कार का जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, इस तरह के मामलों को देखा आपने गहनता से? हाँ, नहीं, हमने देखा है मेजर पार्टीज में। बात ये एक है कि संख्या पूरी बढ़ती गई है। 13% में हम निकाल सकते हैं कि लगभग ये होंगे लगभग 25-30 मेजर पार्टीज में भी कैंडिडेट्स जिनका बड़े गंभीर आरोप हैं किसी ना किसी बड़े पार्टी में। और आज कोई भी पार्टी ने ये नहीं डिक्लेयर किया, हम चाहते कि जो गंभीर आरोप वाले अपराधी हैं जिसमें ये मर्डर, रेप जैसे केसेस हैं और जब चालान पेश हो गया तो वहाँ हम उनको टिकट तब तक नहीं देंगे जब तक वो दोषमुक्त नहीं हो। आपने भी चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी कि आप राजस्थान में जाएं, आम मतदाता को जागरूक करें, सारी चीज़ें बताएं, क्या रहा उनका? ये बहुत गंभीर स्थिति है। पहली बार 30 साल से हम राजस्थान इलेक्शन वॉच यात्राएं निकाल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, अपने टाइम पर अपने पैसों पर कर रहे हैं। हम उनसे कोई पैसा पार्टनरशिप नहीं मांग रहे, हम केवल कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट मिलता है हम शिकायत उनके पास भी करते हैं। कैमरा पर्सन सनत मिश्रा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो आरएएस परीक्षा के परिणाम की घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें जोधपुर के विश्वजीत सिंह ने चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में विश्वजीत सहकारिता विभाग में कार्यरत हैं और दूसरे प्रयास में उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की, जिसका वो पूरा श्रेय अपने परिवार और परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों को दे रहे हैं। विश्वजीत सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, देखिए। आरएस का रिजल्ट आया है और इस बार जोधपुर के लिए खुशी की बात यह है कि विश्वजीत सिंह टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पहले सहकारी विभाग में थे और उसके बाद अब आरएस मेन परीक्षा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद रैंक हासिल की है। हमारे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस समय विश्वजीत सिंह एक्सक्लूसिव भी बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो विश्वजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि यह एक खुशी का पल है, किसके साथ साझा किया ये पल? सर थैंक यू। साझा सर्वप्रथम परिवार के साथ में, और फिर जो मार्गदर्शन के तौर पे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट और फ्रेंड्स है उनके साथ में हमने ये सफलता को साझा किया। जब ये रिजल्ट आया उससे पहले क्या कुछ रहा और अब क्या परिवर्तन सोच रहे हो? सर अभी जैसे पिछली वैकेंसी में मेरे को सहकारिता विभाग अलॉट हुआ था, तो अभी सहकारिता विभाग में पर्टिकुलर जैसे एक सेक्टर में काम कर रहे थे हम। इसमें जैसे आरएस प्रॉपर में हमको अदर सेक्टर्स में भी काम करने को मिलेगा, जैसे शिक्षा विभाग है, हेल्थ है, हंगर है। तो अभी इसी चीज़ से मोटिवेटेड है कि कहीं ना कहीं जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की उसको कैसे हम आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा पाए, तो वो एक कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर है। देखिए, जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी आप क्लियर कर चुके हैं और निश्चित तौर पर जो यूथ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है, अपने आप में श्रेष्ठ रिजल्ट लाने के लिए अथक प्रयास करता है। सोशल मीडिया, उसके साथ में यूट्यूब, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गाइड करते हैं, लेकिन गाइड के साथ साथ मिसगाइड भी हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो टॉपर्स को है फॉलो करती है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ही युग है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए जितना हम इसको यूज़ कर सकें। और जब ये हम एजुकेशन या इस तैयारी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी नॉलेज है उसको एक स्टेप ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, अगर हम उस पर्पस से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे एक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचना चाहिए।
ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करता है। बाकी आपने कैसे इस्तेमाल किया? क्या कुछ ऐसी बात है जो कि आप न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, ऐसे युवाओं के तक पहुंचाना चाहेंगे जो कि अब आपको रोल मॉडल के रूप में देखेंगे? सोशल मीडिया का प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे संडे टू संडे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट के बाद में मैं ज़रूर म्यूज़िक के तौर पे कोक स्टूडियो के सॉन्ग सुन लेता था। इसके अलावा मैंने खास कोई यूज़ नहीं किया, कोई कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है और क्लैरिटी चाहिए तो उसके पर्पज़ के हिसाब से जैसे यूट्यूब है, गूगल है, इसकी ज़रूर हेल्प लेता था मैं। ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कुछ इसी तरह की बात विश्वजीत ने कही है और आज जो सफलता है वो चूम रही है। ये खुद जो जिस तरीके से इनका स्वागत हुआ है, ये अपने आप में देखने, तारीफे गौर करने के साथ साथ इस पर अमल करने की भी बात है। समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और 12 नवंबर 1727 को बसा जयपुर आज 296 साल का हो चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार गुलाबी नगरी को निहारने हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं। इन्हीं सबके बीच हमारे संवाददाता ने जयपुर घूमने आए पर्यटकों से खास बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी कला और संस्कृति से पहचाने जाने वाला शहर गुलाबी नगरी आज 296 साल का पूरा हो चुका है। जी हाँ, जयपुर आज अपना 296 साल का बर्थडे मना रहा है और ऐसे में मैं आज मौजूद हूँ पर्यटक स्थलों पर, जहाँ जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्यटक गुलाबी नगरी को किस नजरिए से देखता है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक गुलाबी नगरी का रुख करता है। सर से हम जानना चाहेंगे, मैम से हम जानना चाहेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप? कच्छ से। कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत अच्छा। जयपुर आज अपना बर्थडे मना रहा है। मैम, जयपुर में आपको क्या कुछ खास लगा? काफी कुछ, अभी तो खास कुछ देखा नहीं है, बिरला मंदिर और ऐसा 2-3 जगह ही हम जा कर आए। अल्बर्ट हॉल पर आप आए हैं सर। आज जयपुर अपना 296 साल का बर्थडे मना रहा है। हेरिटेज के लिए जानी जाती है ये सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शुमार है हमारा गुलाबी नगरी। अच्छा लगा घूमने। अभी तो ये दूसरा ही स्थल है, बाकी और पुराने स्थल भी हम घूमेंगे और देखेंगे। अच्छा लग रहा है। अच्छी कहाँ से आए सर? कच्छ, मांडवी कच्छ से। जी जी जी, गुजरात से आए हैं। गुजरात से। कैसा गुलाबी नगरी कैसी लग रही है? अब दिवाली का त्योहार भी रहा, पूरी तरह से जगमगाहट यहाँ पे रही दिवाली की। अच्छी लगी। जी। बहुत अच्छा लगा। देखिए और भी पर्यटक यहाँ मौजूद है, सर से जानना चाहेंगे। सर, कैसी लग रही है गुलाबी नगरी? कहाँ घूमे? बहुत बढ़िया। अभी एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखकर आ रहे हैं और सीधे ये म्यूजियम देखने आए हैं। बहुत बढ़िया और खुशनुमा एटमॉस्फेयर। तो जयपुर के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जयपुर शहर की सभी सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के परकोटा इलाके में तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो 21 नवंबर को होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे करीब से तस्वीर देखिए, पीएम मोदी की गाड़ी रुक गई है। राजस्थान फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार खत्म होने में 1 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। इस लिहाज से बीजेपी के तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर असर डालने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। 21 नवंबर को शाम को पीएम मोदी जयपुर शहर के परकोटा इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस बार सभा की बजाय प्रचार रोड शो के जरिए होने जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जयपुर पहुंचने के बाद पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद जयपुर शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना कर रोड शो शुरू करेंगे। सर्वप्रथम एयरपोर्ट से गणेश जी के मंदिर आएंगे, वहां गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद अपने कारवा के साथ वो गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो गोविंद देव जी के मंदिर से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से जौहरी बाज़ार, जौहरी बाज़ार से बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार प्लस किशनपोल बाज़ार, छोटी चौपड़ और छोटी चौपड़ से चांदपोल बाज़ार होते हुए रामचंद्र जी का मंदिर और चांदपोल के हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पे उनसे आशीर्वाद प्राप्त। दरअसल जयपुर शहर की 8 विधानसभाओं में परकोटा की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर के अलावा सिविल लाइंस,
सांगानेर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर सीट भी आती है। बीजेपी इस रोड शो के जरिए सभी विधानसभा सीटों को साधना चाहती है। मोदी जी जननायक हैं, कोटि कोटि लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का रोड शो हमको मिला है, जयपुर शहर का सौभाग्य है। इसलिए जयपुर शहर के रोड शो के बाद ये वातावरण एकदम उठेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। मुख्य रूप से परकोटा की किशनपोल, हवा महल और आदर्श नगर की सीट बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस लिहाज से रोड शो के लिए परकोटा इलाके को ही चुना गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।